हाँ जी बच्चों, आज हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर करने जा रहे हैं ना। तो आप ध्यान दीजिए, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो चैप्टर है ना, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दूँ। मोस्ट ऑफ द ये चैप्टर थियोरेटिकल है, ठीक है। नहीं, नंबर 2, इसमें एक दो फॉर्मूले हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, है ना। मुझे भी याद नहीं रहते, आपको भी नहीं रहेंगे, लेकिन रटना पड़ेगा आपको। मुझे याद नहीं रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रटना पड़ेगा, राइट। नंबर 2, इसमें कुछ ग्राफ्स हैं, वो आपको बोर्ड पर्पज से समझने पड़ेंगे, बोर्ड पर्पज से याद रखने पड़ेंगे। कंपटीशन में उन ग्राफ्स का कोई यूज नहीं है। कुछ फॉर्मूले दो चार ऐसे हैं जो आपको आराम से समझ में आएंगे, उसमें किसी प्रकार की टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपका ये जो चैप्टर है, ये फिजिक्स का सबसे कूल, सबसे शांत, सबसे आरामदायक चैप्टर है, जिसमें हमें कुछ खास नहीं करना पड़ता, है ना। लेकिन आपको चीज़ें जो है ना थ्योरेटिकली समझनी पड़ेंगी और उनको थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइट। तो मैं सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में हम 1 बाय 1 काफ़ी सारी थ्योरेटिकल बातें करेंगे। आप बोर भी होंगे, है ना, तो थोड़ा सा बोर होने की आदत डालें। चलिए, तो देखिए, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, हमारे पास में जो इतने सारे मटेरियल, इतने सारे सब्सटेंस नेचर ने दे रखे हैं, है ना। तो हम नेचर के जो सब्सटेंस हैं, नेचर के जो मटेरियल्स हैं, उनको ब्रॉडली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज। 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज। देखिए, सबसे पहला मैं कर रहा हूँ कि हमारे पास 3 तरह के सब्सटेंस हैं। सबसे पहला, जिसको हम कहते हैं कंडक्टर्स, राइट। नंबर 2 हम कहेंगे इंसुलेटर्स। और नंबर 3 हम कहेंगे सेमीकंडक्टर्स। अब आप इनकी जो है ना सिंपल प्रॉपर्टीज जो है ना वो पूछते हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो आप वो समझ लीजिए, है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, इजी करंट फ्लो, है ना। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल एट अपर मोस्ट लेयर, है ना। ध्यान दीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल एट अपर मोस्ट लेयर कॉल्ड कंडक्शन लेयर। अभी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, है ना, कॉल्ड कंडक्शन लेयर, ठीक है। अच्छा, इंसुलेटर्स में क्या होता है, नो करंट फ्लो या वेरी पुअर, नो करंट बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। नो करंट फ्लो। इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल इन कंडक्शन लेयर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल इन कंडक्शन लेयर, है ना। ये कंडक्शन लेयर क्या चीज़ होती है, अभी अपन जो है ना 5 मिनट बाद बात करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल इन कंडक्शन लेयर। इसके अंदर क्या होता है, ये मिडल टाइप के होते हैं, मीडियम टाइप। सब प्रॉपर्टीज मीडियम होंगी, जो इसकी और इसकी प्रॉपर्टी हैं उसकी मीडियम होगी। जैसे इसमें हमने कहा इजी करंट फ्लो, इसमें नो करंट फ्लो। इसमें है कि नीदर इजी करंट फ्लो नॉर नो करंट फ्लो, है ना। हाँ, तो इसको आप कह सकते हैं एवरेज टू करंट फ्लो, है ना। बल्कि एवरेज से बिलो ही होते हैं ये, है ना, बिलो एवरेज ही होते हैं, है ना। करंट फ्लो एवरेज भी नहीं होते हैं, बिलो एवरेज ही होते हैं, है ना। इसको बिलो एवरेज बोलना ज़्यादा अच्छा है, बिलो एवरेज करंट फ्लो, है ना। तो ये थोड़ा सा करंट फ्लो का ये चक्कर है। फ्री
free electrons are found very less, free electrons are found very less in upper layer, in upper layer, upper layer को हम कहते हैं conduction layer, upper layer that is called conduction layer, है ना बेटा। तो upper layer that is conduction layer। कंडक्शन लेयर। अब देखिए ये वाले जो कंडक्टर्स जो होते हैं ना, इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो रेजिस्टेंस वेरी लेस, रेजिस्टेंस वेरी लेस, ध्यान दो, रेजिस्टेंस वेरी लेस, रेजिस्टिविटी ऑल्सो वेरी लेस, रेजिस्टिविटी ऑल्सो वेरी लेस, है ना। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, कंडक्टिविटी सिग्मा, कंडक्टिविटी सिग्मा इज वेरी हाई, है ना, सिग्मा इज हाई, करेक्ट। एल्फा, एल्फा जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं ना एल्फा को, कुछ भी बोल देते हैं, कभी कभी टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल देते हैं, कभी कभी थर्मल कोफिशिएंट बोल देते हैं, है ना। तो एल्फा इज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों का ही होता है एक्चुअल में, है। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए एल्फा पॉजिटिव है, एल्फा पॉजिटिव है तो हमारा फार्मूला R इक्वल टू R01 प्लस एल्फा टी अप्लाई होगा ये, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, टेम्परेचर टी जैसे जैसे इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अच्छा यहाँ क्या है, यहाँ पर नो करंट फ्लो है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल इन कंडक्टर लेयर, सारी प्रॉपर्टीज कंडक्टर्स के अपोजिट है, सारी प्रॉपर्टीज कंडक्टर्स के अपोजिट है। आर इज टेंडिंग टू वेरी हाई, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है ना। और अभी इसकी आर की वैल्यूज जो है ना, ये सब आपको, जैसे क्या रेंज होनी चाहिए कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस की, क्या रेंज होनी चाहिए इंसुलेटर्स के लिए रेजिस्टेंस की, क्या रेंज होनी चाहिए सेमीकंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस की, है ना। तो वो सब तो आपको जो है ना डेटा में ही मिलेगा, और वो डेटा जो है वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, या आपकी एनसीईआरटी की बुक में टेबल दी हुई होगी। ध्यान दीजिए, सबसे अच्छा तरीका है ये, देखो करना पड़ेगा आपको, इस चैप्टर में आपको कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी, है ना। हाँ, तो आप एनसीईआरटी की बुक में से टेबल दी हुई है, उसको आप एक बार टेबल को जो है ना आप कंप्लीट कर लीजिए। टेबल में क्या, इसकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं कंडक्टर्स की, इंसुलेटर्स की और सेमीकंडक्टर्स की। तो उसमें क्या है, उन्होंने रेजिस्टेंस की रेंज दे रखी है कि भाई अगर इससे कम रेजिस्टेंस है तो कंडक्टर है, इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो क्या है फिर वो इंसुलेटर्स है, और इससे अगर मॉडरेट है तो सेमीकंडक्टर है। वो रेंज दे रखी है उसके अंदर, एक कितने ओम से इतने ओम, है ना। हाँ, अब मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो आप टेबल देख सकते हो एनसीईआरटी से, वैसे भी आपको टेबल देखनी पड़ेगी, है, क्योंकि किसी को भी याद नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि सर जब किसी को भी याद नहीं होता है, आपको इतने साल पढ़ाते हुए हो गए, आपको भी याद नहीं हुआ, तो हमारा क्या हाल होगा एग्ज़ाम की। उसकी चिंता मत करो, आपको जो है ना जब आपका एग्ज़ाम आएगा उससे पहले मैं आपको बहुत कई बार जो है ना इस चीज़ के लिए बता दूंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी है। तो वो याद करनी है भैया, और जिस दिन एग्ज़ाम देने जाना है उसके एक दिन पहले आपको और कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, वो जो याद करने वाली चीज़ें ना वो करनी है। जनरली तो पता है क्या होता है, याद करने वाली चीज़ों को ये एग्जामिनर्स भी अवॉइड करते हैं। हाँ, 99% तो पेपर में भी अवॉइड ही करते हैं याद करने वाली चीज़ों को। रटने वाली चीज़ें पेपर में ज़्यादा नहीं आती हैं, बल्कि कई बार तो ऐसा होता है पेपर सेटर उसका डेटा दे देता है खुद ही। हाँ, तो इसलिए कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि R इज वेरी बिग, रो इज बिग एनफ, है ना, रो इज बिग, सिग्मा इज स्मॉल, सिग्मा इज स्मॉल, एल्फा इज नेगेटिव, R इक्वल टू आ जाएगा R01 प्लस, ये जो है ना, एक मिनट ज़रा मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख रहा हूँ, 1 प्लस माइनस एल्फा
माइनस एल्फा इंटू टी आएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ, रेजिस्टेंस घटेगा। हाँ जी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इंसुलेटर्स को गर्म करते हैं तो थोड़ा थोड़ा कंडक्टर बन जाता है। वो इंसुलेटर का टेम्परेचर हाई करते हैं, थोड़ा थोड़ा करंट उसमें बहने लग जाता है। लकड़ी जो होती है, लकड़ी अगर हम उसको किसी ऐसे चैम्बर में रखें, ऐसे चैम्बर में रखें जिसमें उसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस हो, तो लकड़ी में से भी थोड़ा थोड़ा करंट बहने लग जाता है ना। जैसे रबर की अगर रॉड है हमारे पास और उसे हम किसी ऐसे चैम्बर में रखें, लगाना, आग नहीं लगानी उसके अंदर, आग लगाना एक अलग चीज़ होती है। आग लगाने में ऑक्सीजन काम आती है, तो ऑक्सीजन क्या करती है, उसको जला देती है। डेट इज़ नॉट, हमें उसमें आग नहीं लगानी है। आपको क्या करना है, जैसे रबर की एक रॉड बनी हुई है, उसे आप 500 डिग्री सेल्सियस पर के चैम्बर में रखो, ऐसा चैम्बर जिसमें 500 डिग्री सेल्सियस पाया जाता हो, तो आप देखेंगे कि उस रबर में से भी करंट फ्लो होने लग जाता है, उसका रेजिस्टेंस गिर जाता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। यहाँ जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें सब कुछ मीडियम साइज का पाया जाता है। आपका रेजिस्टेंस मिडल होता है, इसका और इसका बीच का होता है, सिग्मा भी इसके बीच का होता है, एल्फा जो होता है वो नेगेटिव होता है, यहाँ पर ये ध्यान रखो, है ना। हाँ, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एल्फा नेगेटिव होता है। एल्फा नेगेटिव होने का मतलब है कि टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस घटेगा, राइट। बाकी चीज़ें तो सब मॉडरेट हैं, मिडिल वाली चीज़ें हैं, बीच वाली चीज़ें हैं, राइट। तो अब हम जो है ये आपको 3 तरह के मैंने मटेरियल बताए। अभी मैं ये मटेरियल होता क्यों है, किस कारण से ऐसे मटेरियल हो जाते हैं, क्या उसके पीछे का लॉजिक है, तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं अब डिस्कस करूँगा एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। तो देखिए, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, यस प्लीज, कोई ठक ठक कर रहा है, किसी की ठक 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 करने की आवाज़ें आ रही हैं, कहीं कोई ठोक रहा है कुछ, चलो कोई बात नहीं, करने दो लोगों को भी आवाज़, है ना, आवाज़ करनी चाहिए लोगों को भी, है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। चलो, तो देखिए आप एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स की बातें करेंगे हम। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स एक्चुअली क्या होता है, देखो जैसे हवा है, हम हवा के बारे में बातें करें। हवा में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आर वेरी फार अवे, है ना। हवा में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो एटम्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, करेक्ट, ओके। अच्छा, और जो पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या मतलब लिक्विड के अंदर वो भी लिटिल इररिलेवेंट, मतलब वो जिसे कहते हैं फिक्स नहीं होते। आप ध्यान दीजिए, पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स फिक्स नहीं होते, इधर उधर होते रहते हैं। तो आप जैसे लिक्विड है, तो लिक्विड को आप किसी भी मटेरियल, किसी भी वॉल्यूम में उसमें कंटेनर में डालें तो वही शेप ले लेता है। तो आप देखिए सॉलिड्स में थोड़ा अलग बिहेवियर होता है, बहुत अलग बिहेवियर होता है सॉलिड्स में। तो आप जो है ना, गैसेज में और लिक्विड्स को छोड़ दीजिए, अब हम बात करेंगे सॉलिड्स की। सॉलिड्स में क्या होता है कि दो जो मॉलिक्यूल होते हैं और एटम्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स और एटम्स बहुत पास पास होते हैं। जैसे मैं देखो यहाँ पे 2 एटम्स बना रहा हूँ, आप देखना, एक एटम यहाँ है प्लस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के लेयर्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व राउंड करते हैं। मैंने एक एटम बनाया, फिर मैं दूसरा एटम बना रहा हूँ, देखो दूसरा एटम बनाया मैंने, एटम देखो फिर से 2 एटम बना दिए मैंने। समझने की कोशिश करना, है ना, हाँ समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब होगा क्या कि ये 2 एटम बहुत दूर दूर हैं, तो ये मान लो गैस है, ये मान लो गैस है। अब हम इनको पास पास लेकर के आते हैं, सॉलिड्स में तो बहुत पास पास होते हैं,
तो मैं इनको पास पास लेकर के आ रहा हूँ। देखो पास पास लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये इधर लाओ, इसको भी इधर लाओ। तो सबसे पहले ये वाला लेयर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, पास पास लाएंगे। तो सॉलिड्स में पास पास होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और पास लाएंगे तो फिर ये वाले भी आपस में मुलाकात करेंगे, और पास लाएंगे तो ये वाले आपस में मुलाकात करेंगे, और पास ले आए तो ये भी आपस में मुलाकात करने लग जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मैं इसको अलग कलर के पेन से लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसको नोट कर दीजिए, है ना। तो मैं यहीं पे लिखूंगा, पूरा का पूरा बोर्ड पूरा भर दूंगा यहीं पे। तो लिखिए, इन सॉलिड्स atoms and molecules are very close. In solids, atoms and molecules are very close. So their electronic energy levels. So their electronic energy levels. इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन के, है ना। So their electronic energy levels get superimposed, get overlapped, आपस में मिक्स हो जाते हैं, है ना, मिक्स्ड हो जाते हैं। इसको आप ओवरलैप्ड को मिक्स्ड भी बोल सकते हैं, इन सॉलिड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज, बहुत पास पास होते हैं। बहुत पास पास होने से क्या होता है, देयर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स गेट ओवरलैप्ड, मिक्स्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मिक्स्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से मिक्स कर जाते हैं। मिक्स करके क्या होता है, वो एक न्यू एनर्जी लेवल बनाते हैं, एक एरे, क्या है ना। सो हेंस न्यू एनर्जी बैंड्स are produced, new energy levels are produced for the layer of पॉजिटिव न्यूक्लियाई। आप बात को समझिए, इसका मतलब क्या है। क्या होगा कि जो पॉजिटिव न्यूक्लियाई हैं उनकी लेयर बन जाएगी एक। कैसे बनेगी, जैसे हम बहुत पास ले आएंगे, बहुत पास लेकर के आ जाएंगे, तो क्या होगा, पॉजिटिव न्यूक्लियाई बहुत पास आ जाएंगे, पॉजिटिव न्यूक्लियाई बहुत पास आ जाएंगे, है ना। तो इनका एक लेयर बन जाता है पॉजिटिव न्यूक्लियाई का, बहुत पास आने के कारण। अब उनके ऑर्बिट्स जो हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, है ना। तो क्या होता है फिर यहाँ पर एक लेयर बन जाती है, एक लेयर और बन जाती है, एनर्जी बैंड्स बन जाते हैं। तो दीज आर कॉमन एनर्जी बैंड्स, है ना। हाँ, तो लिखिए, दीज आर कॉमन एनर्जी बैंड्स, दीज आर कॉमन एनर्जी बैंड्स, है ना। अब क्या होता है कि जैसे ये जो सारे के सारे इस तरह से मर्ज होते हैं तो कॉमन एनर्जी बैंड बन जाते हैं, यानी कि बहुत सारे एटम्स का एक कॉमन बैंड बन जाता है ना। तो कॉमन एनर्जी बैंड सॉलिड्स में बनते हैं, गैसेज और लिक्विड्स में नहीं बन पाते। लिक्विड्स में तो इसलिए नहीं बन पाते कि ये पॉजिटिव वाले जो हैं ये फिक्स नहीं है। अब फिक्स नहीं है तो कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, भागते रहते हैं इधर उधर, मत पूछो कहाँ जो है ना, भागते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फिर वो फिक्स नहीं हो पाते। सॉलिड्स में बड़े आराम से बन जाते हैं एनर्जी बैंड्स, तो कॉमन एनर्जी बैंड्स बनते हैं, है ना। 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स आर देयर, 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स या एनर्जी लेयर्स, है ना, एनर्जी बैंड्स। 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। इन सॉलिड्स लिख दो, ऑल टाइप्स लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा वर्ड, है ना। हाँ, तो 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स, है ना, इन ऑल सॉलिड्स, फाउंड इन सॉलिड्स।
फाउंड इन सॉलिड्स, है ना। क्योंकि किसी किसी में जो है ना, अभी हम थोड़ी देर में आपको समझाएंगे कि क्या क्या नहीं होता। तो फाउंड इन सॉलिड्स, है ना। तो देखिए सॉलिड्स को फाउंड मतलब सॉलिड्स के अंदर ये 3 तरह के पाए जाते हैं, है ना। ये चीज़ है। तो 3 तरह के एनर्जी बैंड सॉलिड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट अपर लेयर, है ना। तो देखो मोस्ट अपर लेयर, है ना, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, है ना। अच्छा, मोस्ट लोअर लेयर, दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप, वैलेंस एनर्जी बैंड, वैलेंस एनर्जी बैंड, इसको मैंने नंबर 3 लिखा है, आप देखिए। मोस्ट लोअर लेयर जो सबसे क्लोज होती है पॉजिटिव के, है ना। तो वैलेंस एनर्जी बैंड इट इज वेरी क्लोज टू, वैलेंस एनर्जी बैंड इज वेरी क्लोज टू एरे ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियाई। पॉजिटिव न्यूक्लियाई का जो एरे होता है, एक जाल होता है, लेटिस स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बहुत नज़दीक होता है, पॉजिटिव के पास में होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है उसमें, और वो उसको मूवमेंट नहीं करने देता, मोशन नहीं करने देता। दूसरे नंबर की जो लेयर होती है दैट इज द मिडल लेयर, नंबर 2 मिडल लेयर। ये जो मिडल लेयर होती है ना, इसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, अब आप देखिए, तो ये सॉलिड्स में 3 तरह के एनर्जी बैंड्स होते हैं, राइट। बेस्ड ऑन 3 एनर्जी बैंड्स, साइज एंड जो है ना उनकी अवेलेबिलिटी ऑफ द 3 एनर्जी बैंड्स, वी कैन डिवाइड द सब्सटेंसेज इनटू 3 कैटेगरीज, राइट। तो मैं इसको पूरे को मिटा रहा हूं, है ना, एक मिनट जरा। तो देखिए हम बात कर रहे हैं all solids can be divided into 3 categories based on 3 energy bands, है ना। तो देखिए all solids can be divided into 3 categories की स्पेलिंग चेक कर लेना। all solids can be divided into 3 categories based on energy bands, 3 categories based on energy bands, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कंडक्टर्स, फिर मैं लिखूंगा इंसुलेटर्स, फिर मैं लिखूंगा सेमीकंडक्टर, ठीक है जी। तो ध्यान दीजिए आप, कंडक्टर्स में मैं इस तरह से बनाऊंगा कि जैसे ये आपका सबसे अपर लेयर है, है ना। फिर आपका ये अपर लेयर है, और फिर एक मिनट जरा ज़्यादा ही बड़ा बना दिया है ना, अपर लेयर आप इतना बना दीजिए, ठीक है, इतना बना देते हैं अपर लेयर, ठीक है। फिर ये बीच का मिडल लेयर है, फिर ये वैलेंस बैंड है, राइट। तो आप समझिए बातों को जरा, क्या कहा जा रहा है। सॉलिड्स में ये जो है इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन एनर्जी बैंड। अब आप देखिए कंडक्शन एनर्जी बैंड जो होता है ये, अरे यार सॉरी, एक मिनट उल्टा बना दिया, ये बहुत कम होता है ना कंडक्टर्स में, हाँ, पहले वाला ही सही बनाया था मैंने।
ये क्या हुआ, देखो देखो, कंडक्शन एनर्जी बैंड्स, ध्यान से समझो। कंडक्शन एनर्जी बैंड सबसे बड़ा होता है ना। फॉरबिडन लगभग बहुत कम होता है, फॉरबिडन होता ही नहीं है, वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। वैलेंस आपका इस तरह से होता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो है ना कंडक्शन एनर्जी बैंड, तो बिग 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 हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो कंडक्शन एनर्जी बैंड बिग होता है, बहुत बड़ा होता है। हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बहुत बड़ा होता है, खूब सारे होते हैं इसके अंदर, राइट। और इसमें क्या होता है, इजी करंट फ्लो होता है, करंट इसी के कारण फ्लो होता है, ये ध्यान रखिए, करंट इसी के कारण होता है, इजी करंट फ्लो, राइट। दूसरा वाला जो एनर्जी बैंड होता है वो ये वाला होता है, इसके अंदर तो इसका नाम लिखना भी मुश्किल है, बहुत छोटा होता है ना। हाँ तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। बैंड भी बोल देते हैं, गैप भी बोल देते हैं कभी कभी, राइट। फॉरबिडन एनर्जी गैप, नो इलेक्ट्रॉन कैन बी देयर, फॉरबिडन में नो इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन, जीरो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जीरो इलेक्ट्रॉन, है ना। एंड इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल इन कंडक्टर्स, इन कंडक्टर्स, इट इज वेरी स्मॉल इन कंडक्टर्स, है ना। सो स्मॉल, सो स्मॉल, सो स्मॉल दैट इवन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, इवन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, इवन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्या, इवन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड कैन जंप, कैन जंप अप एंड गो टू कंडक्शन बैंड, go to conduction band to support current flow, to support current flow। हाँ, ये ध्यान दो आप। एक बार वापस से मेरी सारी बातें ध्यान से सुनिए। 3 टाइप के एनर्जी बैंड्स होते हैं। सबसे पहला कंडक्शन बैंड होता है, और कंडक्शन बैंड यहाँ पर बहुत बड़ा होता है, बिग होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, उसमें काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही होते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप बेचारा होता है, बेचारा बहुत ही छोटा होता है ना, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता। इट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ वेरी स्मॉल इन कंडक्टर्स, सो स्मॉल, सो स्मॉल, इतना छोटा होता है दैट इवन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड कैन जंप अप एंड गो टू कंडक्शन बैंड टू सपोर्ट करंट फ्लो। देखिए, आप मेरी 2-4 बातें ध्यान से सुनिए। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जैसे मैंने आपको भी बताया कि भाई जब 2 एटम्स दूर दूर हैं तो उनके एनर्जी बैंड्स आपस में कनेक्शन में नहीं है। जब आए पास पास तो एनर्जी बैंड्स मिलने लग गए। अब जब एनर्जी बैंड्स मिलने लग गए तो कॉमन बनने लग गए, वो कॉमन बनने लग गए तो उस कॉमन के अंदर एक ऐसा एनर्जी गैप होता है कि वो एनर्जी गैप किसी इलेक्ट्रॉन की नहीं हो पाती। क्यों? जैसे आप एटम में जानते हैं कि एटम में एनर्जी गैप कैसे होते हैं, बोर के अकॉर्डिंग। बोर ने कहा ना कि भाई इसी एंगुलर मोमेंटम के एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉमन एनर्जी लेवल बनता है उसमें वो गैप ऐसा होता है कि उस गैप के अंदर कोई हो ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन एटम में सबसे क्लोज जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी -13.6 होती है, राइट। तो -13.6 वाली एनर्जी अवेलेबल है, करेक्ट। फिर उसके बाद में एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो एनर्जी गैप है ये फॉरबिडन है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, समझ गए। ये हाइड्रोजन के अकेले एटम के लिए बात की मैंने। तो हाइड्रोजन का जो अकेला एटम है उसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है 10.2। फिर उसके आगे वाला थोड़ा छोटा हो जाता है, फिर उसके आगे वाला और छोटा हो जाता है, फिर उसके आगे वाला और छोटा हो जाता है, ये था। अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि बहुत पास आ गए तो सारे के सारे मर्ज होकर के कॉमन बन गए, उसमें एक जो कॉमन फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बनता है।
तो कंडक्टर्स में वो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप बनता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, नो इलेक्ट्रॉन कैन बी देयर इन फॉरबिडन एनर्जी गैप। नाम ही फॉरबिडन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो होना नहीं है। लेकिन यहाँ कंडक्टर्स में फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ही पतला होता है, लगभग नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली नहीं होता है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली नो फॉरबिडन एनर्जी गैप, है ना। बहुत इतना बारीक सा होता है कि ना हो क्या फर्क पड़ता है। तो अप्रोक्सीमेटली, ये मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली, और अप्रोक्सीमेटली, है ना। अप्रोक्सीमेटली की स्पेलिंग चेक करना, अप्रोक्सीमेटली ई लिखा है मैंने, है ना, चेक कर लेना आप लोग। अप्रोक्सीमेटली नो फॉरबिडन गैप, नो फॉरबिडन गैप, कोई फॉरबिडन गैप नहीं, अप्रोक्सीमेटली नहीं होता, बहुत पतला सा होता है। और पता है इतना पतला होता है कि इधर से जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये जंप कर करके बाहर, मतलब आगे निकल जाते हैं, जंप कर करके आगे निकल जाते हैं, राइट। तो आप समझने की कोशिश करिए। इंसुलेटर्स की बात करते हैं हम, इंसुलेटर्स की बात करते हैं। देखिए मैं इंसुलेटर्स की बात कर रहा हूँ, है ना। हाँ जी, देखिए इंसुलेटर्स में क्या होता है, कंडक्शन एनर्जी बैंड बेचारा होता है। कंडक्शन एनर्जी बैंड बिल्कुल बेचारा होता ही नहीं है। देखना ऐसा होता है कंडक्शन एनर्जी बैंड, मैं बताऊँ आपको कंडक्शन एनर्जी बैंड ऐसा, जैसा उसमें फॉरबिडन था ना वैसा इसमें कंडक्शन होता है। कंडक्शन अप्रोक्सीमेटली होता ही नहीं है ना। तो वेरी पुअर कंडक्शन बैंड, है ना। हाँ, फॉरबिडन एनर्जी के बड़ा होता है, बड़ा फॉरबिडन एनर्जी होता है। और वैलेंस बैंड यहाँ होता ही है अपना, वैलेंस बैंड तो अपनी जगह होता है वो तो, है ना। वैलेंस बैंड इज वेरी क्लोज टू द पॉजिटिव एरे ऑफ द न्यूक्लियाई, करेक्ट। नाउ इट इज वेरी बिग एंड इट इज कंडक्शन। तो कंडक्शन बैंड इज वेरी स्मॉल एंड वेरी पुअर एंड नो इलेक्ट्रॉन, है ना। फॉरबिडन एनर्जी गैप इज बिग, इज बिग, ध्यान दीजिए, फॉरबिडन एनर्जी गैप इज बिग, है ना। इट इज सो बिग, इट इज सो बिग, मतलब इट इज सो बिग दैट नो इलेक्ट्रॉन कैन जंप in general, no electron can jump in general from valence band। अब आप गर्म करोगे, बहुत ज़्यादा हीट दोगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी दोगे, तो एनर्जी देके तो फिर अपने घर से कोई भी निकल जाता है एनर्जी लेकर के, तो वो बहुत रेयर हो सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए साहब, छोटे मोटे टेम्परेचर पर तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। हाँ, तो ये कंडक्शन बैंड है, सॉरी वैलेंस बैंड, है ना, ये वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड, राइट। तो आप देखिए इसके अंदर क्या है, इसके लिए हम कुछ चीज़ें क्लियर कर देते हैं कि अप्रोक्सीमेटली नो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, तो कंडक्शन बैंड इज नॉट देयर, है ना। अप्रोक्सीमेटली नो इलेक्ट्रॉन इज देयर, नो इलेक्ट्रॉन इज देयर इन कंडक्शन बैंड, तो अप्रोक्सीमेटली नो इलेक्ट्रॉन इज देयर इन कंडक्शन बैंड, but forbidden energy gap is big, forbidden energy gap is big, है ना। तो वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता, है ना। तो hence due to great forbidden energy gap, है ना, नो इलेक्ट्रॉन कैन हेल्प और सपोर्ट टू फ्लो करंट,
समझ गए? ये बात हुई। सेमीकंडक्टर जो है सब लगभग बराबर बराबर होता है। कंडक्शन बैंड जीरो नहीं होता सेमीकंडक्टर्स में, कंडक्शन बैंड ऐसा होता है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड भी ऐसा ही होता है, वैलेंस बैंड भी ऐसा ही होता है। तो ये सब मॉडरेट होता है ना? हाँ, मतलब उतना कंडक्शन बैंड नहीं होता, वो तो बड़ा लार्ज है, वो तो बड़ा लार्ज कंडक्शन बैंड। देखिए यहाँ पे कंडक्शन बैंड की साइज देखो आप, मैंने मतलब ये डायग्राम में डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन है बेटा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना? ये आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप का साइज देखो कितना छोटा सा, छोटे ब्रैकेट में ही बनाना पड़ेगा मेरे को ऐसा, है ना? और यहाँ पर ये थोड़ा सा इस तरह का साइज है ना? यहाँ देखिए आप क्या है, यहाँ पर ये छोटा सा कंडक्शन बैंड है, ये आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप बड़ा सारा आ रहा है, वैलेंस बैंड तो आपका जैसा है वैसा है, ये आपका इस तरह से है ना? हाँ, आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो वैलेंस बैंड की साइज के बारे में कभी बात नहीं करेंगे, वो आपसे कभी भी बात नहीं करेंगे। आपसे कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन बैंड की साइज के बारे में बात करेंगे कि कंडक्शन बैंड किस में बड़ा होता है, किस में छोटा होता है, फॉरबिडन बैंड किस में। बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, और बच्चे एकदम फुल में से फुल मार्क्स लाते हैं, है ना? मार्क्स कटते ही नहीं है, मार्क्स कटते ही नहीं है ना? हाँ, तो इसमें सब कुछ जो है ना एवरेज होता है, एवरीथिंग इज एवरेज, है ना? तो एवरीथिंग इज एवरेज, इसलिए इसमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम जो है ना इसके अंदर ही पढ़ाई करेंगे मतलब यही चीज़ हम ज़्यादा पढ़ेंगे। एवरीथिंग इज व्हाट? एवरेज, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, आपके कंडक्शन बैंड में भी थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि फॉरबिडन एनर्जी गैप हमेशा वो गैप होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कभी रहे ही नहीं, इंडिविजुअल एटम में भी नहीं रहे, इंडिविजुअल एटम में भी नहीं रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के अंदर -13.6 के बाद सीधे 3.4 आता है, बाकी 10.2 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है दैट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, पॉसिबल ही नहीं है। किसने रोक लगाई? बोर ने रोक लगा दी। कैसे लगाई? अपने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल से, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। क्या था एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन? mvr बराबर NH/2π। NH/2π जिसका होगा H/2π का इंटीजर मल्टीपल, वहीं पर जाके इलेक्ट्रॉन जिंदा रहेगा, वहीं पर जाके इलेक्ट्रॉन रुक सकता है, बीच में रह नहीं पाएगा, जंप जरूर कर सकता है। तो ये बात है। तो एवरीथिंग इज एवरेज, है ना? तो यहाँ पर सब कुछ एवरेज है, करेक्ट। अब हम बात करेंगे कि ये सेमीकंडक्टर्स जो है क्या होते हैं, कौन कौन से सेमीकंडक्टर हमारी ज़िंदगी में पाए जाते हैं, करेक्ट। हाँ जी, तो बच्चों हमने देखा कि सॉलिड्स में फॉरबिडन एनर्जी गैप बन जाता है, कंडक्शन एनर्जी गैप बन जाता है, और क्या बन जाता है? वैलेंस एनर्जी गैप बन जाता है। मैं आपको बताता हूँ, इन तीनों एनर्जी बैंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट फॉरबिडन होता है, क्योंकि फॉरबिडन एनर्जी गैप ही सारी समस्या की जड़ है। फॉरबिडन एनर्जी गैप के कारण ही कंडक्टर बनता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप के कारण ही इंसुलेटर बनता है। अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत छोटा है, बहुत छोटा है तो कंडक्टर हो गया, फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत बड़ा है तो क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया। यानी कि हमारे लिए जो सॉलिड्स हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉरबिडन एनर्जी गैप ही होता है। तो देखिए मैं फॉरबिडन एनर्जी गैप के लिए आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो आपको याद रखना है, और वो फॉर्मूला सब जगह अप्लाई होगा। एक मिनट ज़रा, फॉरबिडन एनर्जी गैप का फॉर्मूला बता रहा हूँ कि उसके लिए क्या कंसेप्ट है। तो देखिए एक चीज़ होती है करंट कैरियर्स, करंट कैरियर्स, है ना? करंट कैरियर्स यानी वो होते हैं जो करंट का फ्लो करते हैं। करंट का फ्लो कौन करते हैं? चार्ज पार्टिकल कर सकते हैं, हाँ चार्ज पार्टिकल कर सकते हैं। तो मैं फॉरबिडन एनर्जी गैप के लिए एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगा जो हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह। और ये आपका फॉर्मूला जो है ना, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 3/2 e⁻⁻(EG/2kT)। अब इसमें क्या क्या चीजें क्या क्या है वो समझ लीजिए आप, ठीक है। ए एक कांस्टेंट है, वो हर मटेरियल का अलग अलग होता है। ए क्या है? कांस्टेंट है, हर मटेरियल का अलग अलग होगा। कार्बन कॉपर का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, और कार्बन का अलग होगा, मतलब हर मटेरियल का अलग अलग होगा, राइट। टी आपका वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट। ईजी क्या है? ईजी को कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी गैप।
ये फॉरबिडन एनर्जी गैप इज द रियल कल्प्रिट इन गोइंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंडक्शन बैंड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि न्यूक्लियस के पास में होते हैं, इसको हमें कंडक्शन बैंड में ले जाना है। अगर कंडक्शन बैंड में पहुंच गया तो करंट फ्लो हो जाएगा आराम से। तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप ही असली मुसीबत की जड़ है। चलिए अब आपको के को कहते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, राइट। एक मिनट जरा, हाँ चलिए चालू कर दिया था मैंने। टी आपका टेम्परेचर है। एक्चुअली मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, मतलब बार बार तो नहीं होता, लेकिन 10 दिन में 5 दिन में एक बार ऐसा हो जाता है कि वीडियो पूरा बन जाता है, उधर से चालू ही नहीं किया होता, फिर क्या करना पड़ता है, फिर दोबारा बनाना पड़ता है। ऐसा बहुत बार होता है। तो टेम्परेचर है, टी तो टेम्परेचर है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। अब आप यहाँ पर अगर ध्यान देंगे ना तो आप देखिए, अगर आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा हुआ तो सोचो इस फॉर्मूले से क्या होने वाला है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, राइट। ये जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, अगर ये ज़्यादा हुआ, अगर ज़्यादा हुआ तो करंट कैरियर कम हो जाएंगे। करंट कैरियर कम क्या होते हैं? करंट कैरियर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर हम अभी दूसरे टाइप के चार्ज पार्टिकल्स की बात करेंगे, होल्स के बारे में, वो अभी मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगा। तो आप देखेंगे कि ये जो है ना, अगर ये चीज़ ज़्यादा है तो क्या होगा, ये चीज़ ज़्यादा है तो नीचे जा करके और ये एन की नंबर बहुत कम हो जाएगा। इसको एन कहते हैं बेटा, ईटा नहीं है, ये एन है ना, एन, सिंपल एन है, राइट। टेम्परेचर बढ़ने के साथ में नंबर बढ़ेगा, तो वो तो ऑब्वियस है, वो कोई खास बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आप छोटा सा पूछ सकते हो, और बड़ी अच्छी क्वेरी है ये, कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ जब नंबर बढ़ता है, ये फॉर्मूला कहता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, करंट कैरियर्स बढ़ जाएंगे। तो साहब जब टेम्परेचर बढ़ने के साथ करंट कैरियर बढ़ जाएंगे, जब टेम्परेचर बढ़ने के साथ करंट कैरियर बढ़ जाएंगे तो कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने के साथ कंडक्टिविटी कम हो जाती है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? सुनिए मेरा सवाल, ये सवाल का आंसर आप लोग मेरे को जूम सेशन में देना, ठीक है। ये सवाल मैं आपके सोचने के लिए खड़ा कर देता हूँ, आपके विचार करने के लिए खड़ा कर देता हूँ। आप लोग विचार करना और मेरे को इसका जवाब देना जूम सेशन में। क्या है सवाल? सवाल यह है कि जब टेम्परेचर बढ़ने से करंट कैरियर्स का नंबर बढ़ जाता है, ज़्यादा करंट कैरियर्स हो जाते हैं, तो फिर जो कंडक्टर्स हैं उसके अंदर रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है? कंडक्टिविटी कम क्यों हो जाती है? रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ जाती है? आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टेंस घटता है। जबकि जो हमारा वो है क्या बोलते हैं उसको, इंसुलेटर्स हैं, और कौन, सेमीकंडक्टर्स जो है, उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस घटता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये उल्टा बिहेवियर क्यों है? करंट कैरियर बढ़ते हैं तो भैया ऐसा होना चाहिए। कारण ढूंढिएगा आप लोग, है ना, और आप लोग मेरे को जूम सेशन में बताइएगा कि सर हमने ये कारण ढूंढा है, राइट, ठीक है। चलिए अब मैं फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में बात करना चाह रहा हूँ और थोड़ी सी कुछ बातें आपको बता देना चाह रहा हूँ। हर मटेरियल में फॉरबिडन एनर्जी गैप पाया जाता है, तो आप इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप इज व्हाट? नो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पॉइंट, नो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रीजन, नो इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर हम एक जनरल पिक्चर बनाएं तो जनरल पिक्चर ये होता है कि कंडक्शन बैंड सबसे ऊपर होता है, इसे हम कहते हैं CB माने कंडक्शन बैंड, इसे हम कहते हैं FB यानी फॉरबिडन बैंड, इसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड। ये जनरल पिक्चर है, जनरल पिक्चर है। अब क्या होता है, जब आप गर्म करते हैं तो वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। अब हम इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और मैं इसको एक अलग तरह से बात करूंगा। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पॉजिटिव एरे होता है सबसे नीचे, जिसके पास वैलेंस बैंड होता है। वैलेंस बैंड पॉजिटिव एरे के साथ में बहुत स्ट्रांगली बंधे हुए होते हैं, बहुत स्ट्रांगली बंधे हुए होते हैं पॉजिटिव एरे के साथ, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है ना, EG होता है, इसे हम EG कहते हैं, EG,
रिप्रेजेंटेशन है ना, कोई खास बात नहीं है। अब देखिए ये ईजी जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, यहां पर आकर के हम बहुत सावधानी से एक बात आपको कह देना चाहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखिए क्या क्या घटनाएं होती हैं। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या क्या होता है वो समझ लीजिए। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि अगर Eg बराबर 3/2 kT हो जाता है, 3/2 kT, दैट इज व्हाट, थर्मल काइनेटिक एनर्जी। 3/2 kT क्या है? थर्मल काइनेटिक एनर्जी है। अगर 3/2 kT इलेक्ट्रॉन के पास आ जाती है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के पास, और वो फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर हो जाती है, तो ये उछल जाएगा और कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो आप टेम्परेचर इतना बढ़ा दीजिए कि 3/2 kT हो जाए, राइट। दूसरा, अगर मान लो आप कहीं से लाइट भेज रहे हैं, लाइट इज कमिंग, इफ photons are coming, if photons are coming, photons are coming, अगर photons आ रहे हों तो photons आ रहे होंगे तो क्या होगा? अगर photons आ रहे हैं तो एक घटना होगी, अगर Eg बराबर h न्यू हो जाए या hc/λ हो जाए तो फिर इस फोटोन के आने से यहां से वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन निकलकर जंप कर जाएगा, है ना। तो इफ फोटोन ऑफ एनर्जी Eg, इफ फोटोन ऑफ एनर्जी Eg, एक मिनट जरा, इफ फोटोन ऑफ एनर्जी Eg इज इंसिडेंट, if photon of energy is incident, then electron from valence band may jump to conduction band। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अगर ये एनर्जी सप्लाई कर दी तो फिर वो चला ही जाएगा, ठीक है। अब हम 1 by 1 चीज़ें करते हैं और सबसे पहले मैं बातें अब स्टार्ट करूँगा सेमीकंडक्टर्स की, राइट। तो देखिए हम सेमीकंडक्टर्स की बातें स्टार्ट कर रहे हैं, एक मिनट। हाँ जी, देखिए सेमीकंडक्टर्स जो हैं इन जनरल टेट्रावैलेंट होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स इन जनरल टेट्रावैलेंट मटेरियल्स और एलिमेंट्स आर सेमीकंडक्टर्स। आप ध्यान दीजिए 1 और 2 वैलेंसी वाले जो होते हैं, 1 और 2 वैलेंसी वाले जो होते हैं मेटल्स, जिन मेटल्स की वैलेंसी 1 और 2 होती है उनको हम कंडक्टर्स की कैटेगरी में लेते हैं, तो वो कंडक्टर्स होते हैं, राइट। अच्छा, और जो टेट्रावैलेंट होते हैं उनको हम सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में लेते हैं। और जो आपके फुल्ली फील्ड होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि कंप्लीटली फील्ड है और जो है उनमें किसी प्रकार का कंडक्शन वगैरह नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज इनर्ट। तो वो सब क्या है? जो फुल्ली फील्ड होते हैं, या मतलब जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स उस लेवल तक होते हैं कि वैलेंस बैंड के पास में ही रहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत बड़ा होता है, तो बात एक अलग है ना। अभी अपन बात करते हैं वो क्या है, वो इंसुलेटर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स जो हैं जनरली कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं 2 and 4, सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं 2 8 4, है ना। जर्मेनियम का कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं 2 8 18 4। चेक करो, इज इट? हाँ, तो कार्बन आपका जो है 12 होता है, सिलिकॉन आपका 14 होता है, जर्मेनियम आपका 32 होता है, इफ आई एम राइट, है ना। अब देखिए कार्बन के साथ में क्या प्रॉब्लम है कि कार्बन इज अ गुड सेमीकंडक्टर बट वी डोंट यूज, है ना। हाँ, तो वी डोंट यूज कार्बन एज सेमीकंडक्टर। भाई है तो फिर यूज करो, है ना।
सेमीकंडक्टर ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी, ड्यू टू इट्स वेरी फास्ट एंड हाई रिएक्टिविटी, एंड हाई रिएक्टिविटी। देखो कार्बन जो है ना एक ऐसा एलिमेंट है जो केमिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो केमिकली बहुत एक्टिव है ना। हाँ, तो देखिए वी डोंट यूज कार्बन एज सेमीकंडक्टर ड्यू टू इट्स वेरी फास्ट एंड हाई एक्टिविटी। केमिकली तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना। कार्बन इज वेरी हाई केमिकल, मतलब ऐसा एलिमेंट है जो केमिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए कार्बन का यूज हम नहीं करते हैं। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर वेरी वाइडली यूज्ड एज सेमीकंडक्टर्स, है ना। हाँ जी, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर वेरी वाइडली यूज्ड, है ना। वेरी वाइडली यूज्ड लिख दो, वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, वाइडली यूज्ड एज सेमीकंडक्टर्स, राइट, वाइडली यूज्ड एज सेमीकंडक्टर्स, है ना। अच्छा, इनका जो Eg की वैल्यू है ना वो आपको याद रखनी चाहिए। सिलिकॉन के लिए Eg की वैल्यू क्या है और जर्मेनियम के लिए Eg की वैल्यू क्या है, ये आपको याद रखनी चाहिए। देखिए Eg माने फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप सिलिकॉन का और फॉरबिडन एनर्जी गैप जर्मेनियम का, ये मैं आपको बता देता हूँ और ये हमेशा याद रखना चाहिए। मेरे को याद है वैसे सिलिकॉन का शायद 1.4 होता है, एक मिनट ज़रा, सिलिकॉन का शायद 1.4 होता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सिलिकॉन का कितना होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। एक मिनट यार, ये कहाँ मिलेगा सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी गैप, याद रखना चाहिए, है ना। ओह पता नहीं लिखा भी है कि नहीं, आपके फॉर्मूला चार्ट में शायद नहीं दिया है, देना भूल गए, है ना। सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी गैप देना भूल गए हैं। मेरे को ऐसा याद है कि शायद सिलिकॉन का 1.4 होता है और उसका 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। देखो सिलिकॉन का जो है ना 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और उसका शायद 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आपको थोड़ा सा चेक कर लेना एक बार, है ना। हाँ, कि ये जो है ना, क्योंकि मैं मेमोरी में से लिख रहा हूँ, लेकिन ये आपको याद रखना है इन जनरल, है, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज आएगा। तो इतना ये इसका होता है, सिलिकॉन का इतना 0.7 होता है ना। हो सकता है उल्टा भी हो, आप लोग एक बार देख लेना और जो है फिर जूम सेशन में इसको डिस्कस कर लेना। ये सेमीकंडक्टर्स मटेरियल में हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का वाइडली यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और आज ये समझ लीजिए हमारी लाइफ में जो चेंज आया है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के कारण ही आया है। पूरा कंप्यूटर बन गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, ये ना होते तो पता नहीं आज क्या हो रहा होता है। चलिए कोई बात नहीं, तो अब हम बात करेंगे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल की। चलिए जी, तो मैं बात करूंगा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल की। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल, देखिए बड़ा सिंपल सा होता है कि 4 बैंड बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। तो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है 4-4 की। कैसे होती है, जैसे मान लो ये एक सिलिकॉन है, ये एक सिलिकॉन है, ये एक सिलिकॉन है, एक क्रिस्टल है सिलिकॉन का। तो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है 4-4 की। हर जो एटम है वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। एवरी एटम इज मेकिंग 4 कोवलेंट बॉन्ड। समझ गए आप कि मैं क्या बनाने वाला हूँ, मैं क्या बनाने वाला हूँ, सब समझ गए हो। 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हूँ मैं, 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 है ना।
आप इसका थोड़ा सा अभी कुछ बातें समझाऊंगा मैं आपको, उसको आप समझने की कोशिश करना, है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये एटम्स जो है देते हैं, राइट। इधर भी ऐसा बनेगा, अब आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी वो ये भी छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं, तो कई बार जो है गड़बड़ हो जाती है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट जो है ना, मैं उसको रेड पेन से ले रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देना इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट कैसा होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट, अगर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन वहाँ होता है। आप समझिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो फिर यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे होगा इलेक्ट्रॉन। देखो रेड कलर से मैं इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, इसके पास में अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ आ गया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, दूर दूर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे हाँ ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो ऐसा होगा इलेक्ट्रॉन, समझने की कोशिश करिए। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन होगा। अब जैसे यहाँ आ गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन, राइट। डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे इलेक्ट्रॉन आपस में, दुश्मन होते ना एक दूसरे के, पास में रहना ही नहीं चाहते। हाँ, दुश्मन होते हैं तो पास नहीं रहना चाहते, समझ गए आप। ऐसा सब में होता है, पूरे में होता है ऐसा। अब अपन अगर वो बनाएंगे तो बनाने में ही टाइम खराब हो जाएगा। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ लिख देता हूँ जो है, जर्मेनियम का भी ऐसा ही होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो मैं देखिए क्या लिख रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ मैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एट 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन, आप समझ रहे हैं 0 केल्विन क्या बोल रहा हूँ, एब्सोल्यूट जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, है ना। एट 0 केल्विन all electrons of silicon or germanium are, all electrons at 0 Kelvin, all electrons of silicon or germanium are used in making covalent bonds, in making covalent bonds, covalent bonds। कोवलेंट की स्पेलिंग चेक कर लेना, COVALENT होता है, ANT होता है। कोवलेंट बॉन्ड्स की स्पेलिंग है, चेक करो जरा, कोवलेंट बॉन्ड्स की स्पेलिंग क्या होती है। मेरे को ये बड़ा, एक्चुअल में ये अंग्रेजी लैंग्वेज है ही घटिया यार, एकदम एक नंबर की घटिया लैंग्वेज है। हाँ, मतलब आप देखो हमारी हिंदी में कहाँ उलझते हैं हम कभी इस तरह से, है। हाँ, कोवलेंट, अच्छा ई आएगा ना वहाँ, तो ई आएगा, हाँ ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दो, एट 0 केल्विन ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम आर यूज्ड इन मेकिंग कोवलेंट बॉन्ड्स। Hence no electron is free, no electron is free to flow current। Hence at 0 Kelvin, silicon or germanium behave like perfect insulators, behave like perfect insulators। परफेक्ट इंसुलेटर्स, तो 0 केल्विन पर परफेक्ट इंसुलेटर्स होते हैं। बट at our room temperature, but at our room temperature, many electrons leave their covalent bond, many electrons leave their covalent bond and become free, है ना, become free। These free electrons are contributing to flow current, right। तो देखिए
these free electrons contribute to flow current। ध्यान दीजिए, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है करंट फ्लो में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि also the free spaces of the electrons behave like positive charge places इफेक्टिवली। पॉजिटिव चार्ज प्लेसेज इफेक्टिवली। अब इसको समझने की कोशिश करिए आप। पॉजिटिव चार्ज प्लेसेज इफेक्टिवली, जैसे मान लो हायर टेम्परेचर पर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन फ्री होकर घूमने लग गया। अब ये इलेक्ट्रॉन का स्पेस फ्री है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पेस खाली पड़ा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो अब मस्ती मारेगा, राइट। अब ये जो स्पेस रह गया ना यहाँ पे, दिस स्पेस बिहेव्स लाइक पॉजिटिव चार्ज। आसपास वाले इलेक्ट्रॉन ललचाते हैं इस स्पेस पर आने के लिए, आसपास वाले इलेक्ट्रॉन ललचाते हैं इस स्पेस पर आने के लिए। तो क्या होता है, कोई पड़ोसी इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाता है, तो पता है क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन दौड़ करके यहाँ जाता है, खाली है ना, दूसरे की खाली जगह सबको अच्छी लगती है, तो यहाँ आ गया। अब वहाँ पे खाली हो गया, फिर क्या करता है, वहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, बोले चलो यार खाली जगह पड़ी है, यहाँ आ जाता है। अब वो वहाँ खाली हो गया, फिर वहाँ वाला, मतलब समझ रहे हो ना, आगे से आगे खाली होता चला जाता है और एक ही रहता है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे आगे आ गया तो अब ये तो भर गया ना, फिर यहाँ से वहाँ आ गया तो अब ये भर गया, वो खाली हो गया, फिर वहाँ से मान लो वो चला गया तो वो भर गया, वो खाली हो गया। इस तरीके से ये जो एम्प्टी स्पेस होता है, इट बिहेव्स लाइक पॉजिटिव चार्ज, और ये उल्टा चलता है इलेक्ट्रॉन के उल्टा चलता है। तो देखिए मैं इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, ये समझाने का काम था, समझा दिया मैंने। अब आप देखो होता क्या है कि जो ये एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, ये इनको हम होल्स कहते हैं। These empty spaces of electrons are called holes, and holes are effectively seems like to be positive particles, है ना। हाँ, तो ध्यान दीजिए, the free spaces of the electrons behave like positive charge places effectively। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, the empty spaces of the free electrons, the empty spaces of the free electrons behave like positive particles। होते नहीं है साहब, होते नहीं है, बिहेव करते हैं ऐसा, होते तो है ही नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन है, खाली जगह पड़ी है। अब आपकी सीट खाली है, वहाँ पे एक जगह मान लो एक रूम के अंदर सपोज 100 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, एक कुर्सी खाली है तो पास वाला दूसरी कुर्सी पर पहुँच जाए उस खाली वाली पर, फिर तो आश्चर्य देखते ललचाते हैं ना दूसरी वाली कुर्सी पर कि शायद इसकी कुर्सी ज़्यादा अच्छी होगी। लालच, उस लालच में चलते हैं। नेचर में है ये चीज़ भैया, नेचर में है ना। तो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है ना ऐसा बिहेव करते हैं। दीज आर कॉल्ड होल्स, दीज आर कॉल्ड होल्स। इनको होल्स कहते हैं बेटा, पॉजिटिव होल्स, है ना। तो ध्यान दीजिए, पॉजिटिव होल्स मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव होल्स मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। In general at our room temperature, our room temperature, हमारे रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव होल्स
both in general at our room temperature electrons and positive holes both contribute to current flow, both contribute to current flow, दोनों ही करंट फ्लो में कंट्रीब्यूशन करते हैं। करंट फ्लो I total, that is total current, total current, total current हमेशा ये होता है बेटा I बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस I बिकॉज ऑफ होल, दोनों ऐड होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं लेकिन ऐड होते हैं। कारण क्योंकि करंट फ्लो की डायरेक्शन हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट मानते हैं और होल्स तो अपोजिट चलते ही हैं, तो दोनों ऐड होंगे, तो करंट में दोनों ऐड होंगे। टोटल करंट में इलेक्ट्रॉन के कारण कितना करंट बहा, होल के कारण कितना करंट बहा, दोनों का एडिशन होगा IE बराबर IE प्लस IH। करेक्ट। चलिए यहाँ पर मैं आपको वापस से वो फॉर्मूला रिकॉल करा देना चाहता हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था। N बराबर, अब मैं इसको N बराबर करंट कैरियर, N बराबर करंट कैरियर डेंसिटी बोलते हैं इसको, करंट कैरियर डेंसिटी, करंट कैरियर डेंसिटी। तो आप एक बार दोबारा से देखिए, इसको मैं लिखूंगा N इज करंट कैरियर डेंसिटी ना, हाँ, तो करंट कैरियर्स करंट कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन और होल है ना, करंट कैरियर्स इन यूनिट वॉल्यूम, इन यूनिट वॉल्यूम। पहले शायद मैं ये यूनिट वॉल्यूम की बात करना भूल गया था, है ना। हाँ, तो ध्यान दीजिए, करंट कैरियर्स इन यूनिट वॉल्यूम, ये होगा A T⁻3/2 e⁻−EG अपॉन ट्वाइस KT, ऐसा ही था शायद, ऐसा ही था ना। हाँ पहले, हाँ ठीक है, ऐसा ही था। ये आपके करंट कैरियर्स होंगे। और जो है रूम टेम्परेचर पर काफ़ी सारे होल्स बन जाते हैं, तो रूम टेम्परेचर पर होल्स बन गए, काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दो चीज़ हो गई। रूम टेम्परेचर पर 0 केल्विन पर सारे के सारे पैक हो गए थे, सारे कोवेलेंट बॉन्ड बन गए थे, कोई फ्री नहीं था बहने के लिए, तो कन्फर्म परफेक्ट इंसुलेटर बन गया। रूम टेम्परेचर पर जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, सारे तो नहीं होते, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, और जो फ्री हुए उनके होल भी बन जाते हैं, तो फिर वो भी एक सपोर्ट करता है करंट फ्लो में। और इस तरीके से जो है ना, थोड़ा सा जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर इफेक्टिवली थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो करते हैं। कंडक्टर्स जितना तो नहीं करते, कंडक्टर्स जितना नहीं करते, राइट। अब हम जो है ना प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर की बातें करेंगे। तो ध्यान दीजिए, प्योर सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, बहुत ही सस्ते होते हैं, कोई कॉस्ट वोस्ट ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इम्प्योर वाले जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। तो हम प्योर सेमीकंडक्टर की बातें कर चुके, प्योर सेमीकंडक्टर की बातें कर चुके। अगले लेक्चर में मैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर की बातें करूंगा। इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी इम्प्योरिटी मिला दी जाती है, ट्राईवैलेंट और टेट्रावैलेंट, पेंटावैलेंट मिला दिया जाता है। वो जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनते हैं, इम्प्योर अशुद्ध सेमीकंडक्टर, वही एक्चुअल में हमारे लिए यूजफुल होते हैं। ये प्योर सेमीकंडक्टर से तो कुछ होता ही नहीं हमारी ज़िंदगी में। तो जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनते हैं उनको हम कल बनाएंगे, सीखेंगे और उनका यूज करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज की नमस्ते।